बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 5 हमारे पास पीटीपी की बुक है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। फोर्स एंड मशीन। मशीन मेक्स अवर वर्क ईजियर। मशीन वो चीज़ है जो हमारे काम को आसान बना देती है। और फोर्स क्या है? अगर हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें, द फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को पुश करना, धक्का लगाना या खींचना फोर्स कहलाता है। यानी जिसके नतीजा क्या होता है कि हम जब पुश करते हैं तो भी किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ पुश करते हैं और हम इसको फोर्स देते हैं, दो चीज़ों में इंटरेक्शन होता है। और जब हम उसको खींचते हैं तो भी हमारा और उस चीज़ का, हमारी फोर्स का और उसका इंटरेक्शन होता है। और फोर्स के नतीजे में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई एक काम होता है, कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। जैसे आप जो मशीन है वो भी आपकी इस फोर्स को इजीली दूसरी जगह पर कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा काम करने के नतीजे में के लिए हासिल करने के लिए हमने मशीनें डेवलप की हैं। इंसान ने सबसे पहले जब पहिया डेवलप किया तो उसने लॉन्ग डिस्टेंस पे जो एक रेडी को खींचना या किसी भी चीज़ को खींच के लाना, तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंगली ही उसको खींच सकता था। लेकिन जो ही पहिया आया तो उसने अपनी ताकत से और अपने वज़न से ज़्यादा चीज़ों को उस पर रख के जब पुश किया तो वो बहुत बड़ी बड़ी, अपने से 4 गुनी वज़नी चीज़ें भी उसने एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट की। और इसी वजह से जो ही पहिया इजाद हुआ तो दुनिया में एक, साइंस में एक रेवोल्यूशन आया और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियाद पड़ गई पहिया इजाद होने से। तो हम इस यूनिट में ये पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो कैसे पैदा होती है और फोर्स के नतीजे में जो फ्रिक्शन है, एक फोर्सेस जब हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो उसके वो किस चीज़ को दूर करने के लिए अप्लाई करते हैं? फ्रिक्शन को। यानी फ्रिक्शन वो रगड़ है, वो रुकावट है, वो रगड़ है जो किसी चीज़ की हरकत को रोकती है। हमें इस ज़मीन पर रहते हुए हर लम्हे हर ऑब्जेक्ट को एक फ्रिक्शन का सामना है। एयर फ्रिक्शन है, ग्राउंड फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शंस नहीं होंगी तो हर चीज़, हर लम्हा एक मूविंग उसमें रहेगी। यानी हम इंसान भी एक जगह पर खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, हमारे पाँव एक जगह टिक नहीं सकेंगे। हमें भी मूवमेंट में ही हर वक्त अकॉर्डिंग टू आवर वेट हम मूवमेंट में रहेंगे। अब वो जो फ्रिक्शन है वो एक हमारे ऊपर ग्रेविटी की फॉर्म में, यानी जो ज़मीन की एक कशिश है जिसको आप उर्दू में कशिश शकल कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं, उस फॉर्म में भी आप पर है। इसके अलावा जब आप वॉक करते हैं तो आप जिस ज़मीन पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा अगर आपकी खुरदरी सड़क है या पत्थरों वाली सड़क है तो आपको चलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसके मुकाबले में अगर चिकना फर्श है या आपका जूता नीचे से बहुत चिकना है तो समटाइम्स आप उससे स्लिप करते हैं और चला भी नहीं जाता। यानी चलने के लिए भी एक रुकावट की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। और इसी तरह जब हम कागज़ पेंसिल पर पेन से कागज़ से पे लिखते हैं, अगर हमारे इसमें पेंसिल और कागज़ के बीच में रुकावट नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, रगड़ नहीं होगी, तो हमारी पेंसिल या हमारा जो बॉल पॉइंट है उसका कोई लफ्ज़ उस पर लिखा नहीं जा सकता। हम हाथ से जो फोर्स लगा के अपनी पेंसिल को मूव करते हैं तो वो फ्रिक्शन उनके बीच में उसको रोकती है, जिसके नतीजे में हमारा जो है पेपर पे निशान आता है पेंसिल का। इसी तरह इसके बहुत से फ़ायदे हैं फ्रिक्शन के, और कुछ नुकसानात भी हैं। ये तमाम चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं कि हमें बुक में व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स को क्या बताया गया है कि फोर्स क्या चीज़ है। वी यूज़ फोर्स व्हेन वी डू वर्क, ठीक है।
जैसे मैंने आपको पहला लफ्ज़ बोला था, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं उस पर। वही ये साइंटिफिक डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही थी। वी यूज़ फोर्स व्हेन वी डू वर्क, हम फोर्स लगाते हैं जब हम काम करते हैं। वी यूज़ फोर्स व्हेन वी राइट ऑन अ पेपर, ओपन अ डोर, पैडल अ बाइसिकल और पुश एन आयरन नेल इनटू द वुड। जब हम हथौड़ी से किसी चीज़ में कील लगाते हैं तो उस वक्त भी हम हथौड़ी के साथ उसके ऊपर ज़्यादा, आप अपनी उंगली से जितना भी प्रेशर डाल लें, आप कील को ठोक नहीं सकते, आप कील वुड के अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन जब आप हैमर यूज़ करते हैं तो वो कील जो है वुड में चला जाता है। यानी आपने एक मशीन से काम लिया, एक सिंपल मशीन है, हैमर इज़ अ सिंपल मशीन, जिसको यूज़ करते हुए आपने कील को, नेल्स, अपने नेल को अपने वुड में अंदर कर दिया। वी कैनॉट सी अ फोर्स बट वी कैन सी इट्स एफर्ट्स। हम फोर्स तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इससे जो एफर्ट हो रही है, जो काम हो रहा है, जो कोशिश हो रही है, वो हमें नज़र आती है। ठीक, ये तो हो गया फोर्स। आपकी बुक में वी यूज़ फोर्स व्हेन वी डू वर्क। फोर्स इज़ अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन। फोर्स इज़ अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन, यानी जो उससे ताल्लुक़ बनता है विद द अदर ऑब्जेक्ट। Whenever there is an interaction between two objects, जब भी दो चीज़ों के दरमियान कोई भी इंट्रैक्शन होएगा, there is a force upon each of the object, तो हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, सिंपल याद रखें, अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है? वर्क डन, कोई ना कोई उसके नतीजे में काम होता है। लेकिन इस चीज़ को, ये हमें पुश और पुल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम अब एक नया टॉपिक पे आ रहे हैं फोर्स से आगे, फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल? क्या होता है जब हम पैडलिंग करना साइकिल की रोक देते हैं? वाई अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड पर आप जब बॉल को किक करते हैं वो भी कुछ दूर जाके क्यों रुकती है? देयर इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन, क्योंकि वहाँ एक फोर्स है, बॉल को वो फोर्स ग्राउंड से मिल रही है और हवा के प्रेशर से मिल रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रही है। जब आप उसको पुश कर रहे हैं तो आप अपने पाँव की पावर उसके अंदर डाल के उसको आप इन मोशन ला रहे हैं, लेकिन जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने तो उसको एक जगह पे खड़ा किया हुआ है, वो खुद ब खुद तो मूव नहीं कर रही। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगी तो ये बॉल जो है हवा में मूव करना शुरू कर देगी। आपने देखा है कि तमाम चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं। आप ऊपर से खड़े होके कोई छोटा सा पत्ता भी अगर उड़ाते हैं जो बहुत लाइट वेट होता है, वो रिजल्टिंग उसकी क्या होती है? आफ्टर ऑल वो ज़मीन पर आता है। उसको हवा जितना मर्जी उड़ाकर इधर उधर लेके जाए, नेट रिजल्ट क्या होगा? वो पत्ता आफ्टर ऑल ज़मीन पर आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब है कि कोई ऐसी पावर ज़रूर है जो किसी भी चीज़ को ज़मीन की तरफ खींच रही है, जबकि हवा तो उसको उड़ा रही थी। जो ही हवा कम हुई और वो फोर्स जिससे ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है वो उसके ऊपर आई, तो उसने, वो पत्ते ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। भारी चीज़ तो हवा से इतनी आसानी से नहीं उड़ती। मैंने पत्ते की मिसाल इसलिए दी है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझ आ सके कि वो कैसे काम करती है। इसी तरह जब साइकिलिस्ट जो है अपना साइकिल की पैडलिंग करना रोकता है और साइकिल ज़मीन पे रुक जाता है, तो वो साइकिलिस्ट अपनी टांगों से पैडल पुश करके उसकी चेन के ज़रिए उसके पहिए को मूवमेंट दे रहा था, जिससे साइकिल आगे की तरफ बढ़ रहा था। जो ही उसने वो रोका तो फोर्स अप्लाई होना रुक गई, और दूसरी फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या रेजिस्टेंस फोर्स जो आपकी ग्राउंड की है या विंड की है, उसने उसको रोक दिया, उसी जगह पे खड़ा कर दिया। There is a force which opposes the motion of bicycle and rolling ball. The force which shows down and stop the things from moving is called frictional force or a friction. ये ताकत जिसने, ये फोर्स जिसने इसको रोक दिया, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन अपीयर्स, फ्रिक्शन जाहिर होती है व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद एन अनदर, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ से इन कॉन्टेक्ट आता है। आप छोटी सी मिसाल देखिए कि अगर आप अपना साइकिल पत्थरों पे चलाएं तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खड्डे होंगे जो आपकी मूवमेंट को रोकेंगे। इसी तरह जब आप स्मूथ रोड पे चलाएं तो आपको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर कोई आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे मार्बल है या चिप्स है या बहुत स्मूथ सरफेस है, आप उस पर साइकिल चलाएंगे तो आपको बहुत उसकी निस्बत कम फ्रिक्शन होगी। या आप देखिए, अगर जैसे आइस हॉकी खेलते हैं, आइस हॉकी खेलते हुए कितनी कम फ्रिक्शन का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो आइस के ऊपर खेली जा रही होती है। तो ये फ्रिक्शन जो है सरफेस के ऊपर उसकी स्मूथनेस या उसकी रफनेस पे बेस कर रही होती है कि वो सरफेस कितनी स्मूथ है और कितनी रफ है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स which stops the motion. There is less friction when smooth surface such as glass and marble. ग्लास और मार्बल पे, अच्छा इसका छोटा सा ये है कि आप एक ब्लॉक लीजिए, उसको वुडन टेबल पे रखिए, और एक ब्लॉक लीजिए उसको आप मार्बल टेबल पर रखिए, और एक ब्लॉक लीजिए उसको आप ग्लास टेबल पे रखिए। तीनों को पुश करने के लिए आपको फोर्स का डिफरेंस सामने आएगा। सबसे ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी वुडन टेबल पे, और इसी तरह फिर मार्बल टेबल पे उससे कम, और ग्लास टेबल पर उससे कम। इसी तरह, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कुछ और दिया हुआ है। व्हेन देयर इज़ मोर फ्रिक्शन व्हेन रफ सरफेस सच एज सैंड, पेपर एंड ब्रिक्स सॉलिड ओवर ईच अदर, यानी अगर तो आपका मार्बल है और ग्लास है तो फ्रिक्शन कम है। अगर आपकी रफ सरफेस है, जैसे सैंड है, सैंड पेपर है जिसको आप रेगमाल बोलते हैं, वो है, या ईंटों वाली है, तो आपका फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होगी। ये आप एक प्रैक्टिकल घर पे कीजिएगा, आपके एक इक्वल साइज़ का, बराबर के साइज़ का इक्वल साइज वुडन एंड आइस ब्लॉक स्लाइड ऑन अ साइड ऑन अ टेबल, एक मेज़ के ऊपर एक आइस क्यूब रखें और एक लकड़ी का पीस रखें, दोनों का साइज़ एक जितना हो। पुश देम टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल एंड शो एज शोर इन द फिगर, देखिए ये हाथ से पुश कर रहा है। विच ऑफ टू ब्लॉक्स नीड लेस फोर्स टू स्लाइड ओवर द टेबल, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका आइस ब्लॉक है उसको आप आसानी से पुश कर रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे जो वाटर आ रहा है वो उसकी फ्रिक्शन को कम कर रहा है, टेबल की रफनेस को वो घटा रहा है। हर चीज़ के अंदर जो भी आप, अब आपको यही बताने लगे हैं कि हर सरफेस के अंदर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, थोड़ी बहुत रफनेस होती है, जो हमें आम तौर से नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं या बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं, समटाइम्स छू के देखते हैं, तो हमें ये देखिए, अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ अ स्मूथ सरफेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये सरफेस है, इसको माइक्रोस्कोप में दिखाया गया, ये सरफेस है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कोई खड्डे मड्डे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है। A surface that appears smooth also has roughness when seen under a microscope. जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये नज़र आती है। इसके बाद some materials are deformed, कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिसकी शेप खराब हुई होती है। D-shaped, deformed means D-shaped, under pressure, वजन के नीचे आके। Deformed material also causes friction, ये मटीरियल भी फ्रिक्शन कॉज करते हैं। So roughness of the surface and the deformation are causes to increase friction, जैसे ये है, deformation causes friction, यानी ये ईंट है, ये किसी जगह से यूं चलाए, अगर आप धक्का दें तो ये, या क्योंकि ये खड्डे में आ गई है तो इसको पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी इसकी यहाँ पर इसने फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा दी है। ऑब्जेक्ट मूविंग इन लिक्विड एंड ग्लासेस ऑल्सो फेस फ्रिक्शन, अगर कोई चीज़ लिक्विड में मूव कर रही है या ग्लास में, उसको भी फ्रिक्शन का, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं, वो मुसलसल चलती रहेगी। अगर
ऑपोजिट फोर्सेस नहीं होंगी जो उसको रोक रही हैं, जैसे रगड़ है, जैसे हवा है, जैसे ग्रेविटी है, तो कोई चीज़ अपनी जगह पे ठहरेगी नहीं. वाटर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच शोज द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू वाटर. एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच स्लोज द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एयर. ठीक, वरना तो अगर जो कश्ती, अगर वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं हो तो कश्ती तो उसके ऊपर, पानी के ऊपर आप रख दें तो वो चलती जाए, लेकिन आपको चप्पू चलाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, लगानी पड़ती है फोर्स, तो आपकी वो चलती है. ये तो है फ्रिक्शन और हमने पढ़ा फोर्स. ठीक, फ्रिक्शन क्या है? वो तमाम रुकावट जो हमारी रगड़ की वजह से आती है. और दो बॉडीज जब आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उनके बीच में लाजमी फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन लेस चीज़ें नहीं हैं. लेस फ्रिक्शन तो है, कम फ्रिक्शन तो है, लेकिन ख़त्म फ्रिक्शन यानी बिल्कुल बगैर फ्रिक्शन वाली चीज़ कोई नहीं है. अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखिए अब कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं. मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एडवांटेजेस सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड स्टॉपिंग फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आर ड्यू टू फ्रिक्शन. जब आप ब्रेक लगाते हैं तब भी आप उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप कभी देखें आपके साइकिल के ऊपर तो रबर के छोटे छोटे पैडल्स के साथ ब्रेक लगा होता है जो सबको नज़र आ रहा होता है. इसी तरह कारों के जो पहिए होते हैं उनके साथ भी बड़े बड़े से ऐसे ही प्लेट लगे होते हैं जो कारों के पहियों को रोकते हैं, ट्रक्स के पहियों को, कारों के पहियों को. ये तमाम वो फ्रिक्शन है जो हम एक अंदर से लिवर दबाते हैं, तो लिवर दबाने से वो जो ब्रेक का एक पैड है जिसके ऊपर रबर लगी हुई है जो पहिए को चलने से आहिस्ता आहिस्ता कम कराती है, तो वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है. वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल. व्हेन वी राइट एंड रब a pencil on a paper, friction is produced due to which carbon particles leave a mark on the paper. जो पेपर पेंसिल के अंदर जो कार्बन आपका लेड है वो उसके ऊपर तभी छोड़ता है. फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़, हमारे जूतों के बीच में, और अर्थ के, एनेबल अस टू वॉक, हमें चलने के काबिल बनाता है, और रन ऑन द ग्राउंड, और इसकी वजह से ही, फ्रिक्शन की वजह से ही हम भाग भी सकते हैं. When the grooves on the sole of our shoes slide on rough surface of the floor, friction is produced. जूते के अगर आप नीचे देखें तो वो स्पेशली डिज़ाइन किया होता है, उस पर छोटे छोटे ग्रूव्स बनाए होते हैं जिससे जूता के अंदर चलने के लिए एक स्पेशल छोटी मोटी फ्रिक्शन भी आए और वो पाँव उठाने में भी मदद दे. सोल जो है ना वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है. इट गिव्स अवर शूज़ द ग्रिप, ये हमें ग्रिप देता है. वी नीड टू वॉक, जो हमें चलने के लिए ज़रूरी है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द ग्राउंड्स enable them to stop when brakes are applied. Birds cannot fly if there is no air resistance. परिंदे भी उड़ नहीं सकते, ठीक है, उनको पर खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको उड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहते ही जाएंगे. द रिएक्शन of pushed air enable the birds to fly. जब वो आग पर मारते हैं और पिछली हवा उनको आगे को धक्का देती है तो वो उड़ने के काबिल होते हैं. अब ये देखिए कि ये एक जूते का सोल है जो आपको दिखाया गया है, जिसके नीचे ये छोटे छोटे से रबर के ग्रूव्स बनाए हुए हैं. ये बच्चा है, ये रनिंग कर रहा है, और ये बर्ड आपका फ्लाई कर रहा है. ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं. ये तो थे हमारे फ़ायदे. फ़ायदों में क्या चीज़ आया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी नहीं सकेंगे, दौड़ भी नहीं सकेंगे, परिंदे उड़ भी नहीं सकेंगे, हत्ता कि हम लिख भी नहीं सकेंगे, और गाड़ियों को हम अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर रोक भी नहीं सकेंगे. लेकिन हम फील करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ना कुछ इसके नुकसानात भी हैं हमारे फ्रिक्शन के. अगर फ्रिक्शन हद से बढ़ जाए तो कोई चीज़ मूव ही नहीं कर सकेगी. डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बेशक हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू, इसके हमें बहुत से नुकसानात भी हैं. फ्रिक्शन ऑफर्स रेसिस्टेंस टू मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन
फ्रिक्शन ऑफर रेजिस्टेंस देती है, रुकावट देती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को बहुत हाई स्पीड पर, और उसकी रिड्यूस कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को। ये फ्रिक्शन ही होती है जब कई बार आप अपने गेट के जो अर्ल होते हैं उसके अंदर आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो वो आपका गेट बंद नहीं हो रहा होता, तो उसको आप कहते हैं कि इसकी ऑयलिंग की ज़रूरत है। जब आप उसको हल्का सा ऑयल लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्मूथ हो जाते हैं, यानी उसमें भी आप उसकी फ्रिक्शन कम करते हैं, और फिर उसकी रफनेस कम होती है और वो आसानी से स्लिप होकर गेट का जो अर्ल है वो बंद हो जाता है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों में आप फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। We know that worn out tires of the vehicles are replaced. फटे हुए जो टायर हैं वो रिप्लेस होते हैं आफ्टर सम पीरियड, कुछ देर के बाद। What is cause of wear and tear of tire? इसकी मुरम्मत की और इसको तब्दील करने की क्या ज़रूरत है? The answer is friction. उसका जवाब है friction. Similarly, if we do not grease the chain of a bicycle, the chain and the pulley will wear out, ख़राब हो जाएगी soon due to friction. उसके अंदर इतनी रुकावट आएगी और आप उस पर प्रेशर पुश करेंगे और उसके अंदर मूवमेंट की इतनी ज़्यादा उसके अंदर उसके ग्रूव्स बन जाएंगे, उसके अंदर जंग लग जाएगा कि वो मूव ही नहीं कर सकेगी, और आप उस पर प्रेशर डालेंगी तो वो टूट जाएगी। द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन, गाड़ियों के इंजन, बाकी चीज़ों के इंजन्स, एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं, बिकम वेरी हॉट, बहुत गर्म हो जाते हैं। दे इंक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी वेस्ट करते हैं। द सोल ऑफ अवर शूज़ इज़ वर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड। जो बच्चे जूता पहनकर ज़्यादा खेलते हैं और ज़्यादा ग्राउंड में उसको पहन कर भागते हैं और ज़ोर ज़ोर से उससे चीज़ों को पुश करते हैं या उससे किक करते हैं, तो उन बच्चों के जूते भी जल्दी टूटते हैं। सब लोगों के जूते, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जूता बहुत अरसा तक नया जैसा रहता है, कुछ का जल्दी टूट जाता है। तो ये आप जूते से जितना ज़्यादा काम लेते हैं, जैसा काम लेते हैं उसके मुताबिक ही वो बिहेव करता है, यानी उसके अंदर फ्रिक्शनल पावर्स उसको तोड़ देती हैं। लेकिन ये जूता इसीलिए बना होता है, बच्चों को जूता पहन के खेलना चाहिए। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अब हमें वो इसके हमने नुकसानात पढ़ लिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो एक तो आपके जैसे सपोज़ आपके वेयर एंड टेयर नहीं करेंगे, टायर्स ख़राब हो जाएंगे और आपको गाड़ी जो है ना ज़्यादा गर्म होगी और ज़्यादा प्रेशर डालेगी इंजन पे। आपको साइकिल की चेन को ग्रीस नहीं करेंगे तो चेन टूट जाएगी। इसी तरह आप अपनी मशीनों को जो दो पार्ट आपस में रब कर रहे हैं उनको ग्रीस नहीं करेंगे तो वो भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी और रफ हो जाएंगी। अब इन चीज़ों को कम करने के क्या तरीके हैं? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस की पॉलिश कर दे। पॉलिशिंग ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ये देखिए, ये पॉलिश हो रही है सरफेस कमरे की और ये इसकी फ्रिक्शन को कम कर रही है। यूजिंग लुब्रिकेंट्स, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट जैसे ऑयल्स एंड ग्रीसेस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। ये देखिए, ये आपके जो दरवाजे का वो होता है, हिंच होता है, उसको ग्रीस दी जा रही है ताकि उसके अंदर जब आप इसको बंद करते हैं तो उसको आसानी से वो बंद हो सके। उसके अंदर अगर जंग लग गया है या उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन आ गई है तो उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, इसी तरह यूजिंग ऑफ रोलर्स ऑफ व्हील, आपने एक छोटे से बॉल बेयरिंग देखे होंगे, छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं जो आपकी साइकिल की जिसके ऊपर चेन चलती है उसके अंदर छोटे बॉल होते हैं। जब वो ख़राब होते हैं तो उसमें से गोल गोल छोटे छोटे लोहे के बॉल निकल के गिरने शुरू हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं रोलर्स, यानी घुमाने वाले। फ्रिक्शन ऑफ रोलर्स इन एन ऑब्जेक्ट ओवर एन अदर इज मच लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। फिसलने से ज़्यादा
रोलर स्केट्स भी होते हैं, रोलर स्केट्स के शूज़ भी होते हैं, वो अगर आप उस पहन के काम करें, उसके अंदर भी यही फंक्शन यूज़ हुआ होता है। तो वो कम पावर लगती है बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को उसके ऊपर से पुश करके गुजारें। देयरफॉर रोलर्स और व्हील्स आर यूज टू पुल अ कार्ट और अ टीवी ट्रॉली ऑन द फ्लोर। जो पहिए हैं इस चीज़ के लिए यूज, दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक आवर वर्क ईजियर। ये ज़ाहिर है वो गोल गोल बॉल्स हैं, चिकने हैं, तो वो हमारी फ्रिक्शन को कम करते हैं और इजीली हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नंबर 4 है इसका यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग। ये है आपका बॉल बेयरिंग, ये आपने अक्सर देखा होगा मशीनों में ये यूज़ होता है। इसके अंदर ये छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई हैं। इन बॉल्स की वजह से ये इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले फिक्स हिस्से के ऊपर घूमता है, यानी डबल काम हो गया। नीचे वाले हिस्से को आप एक जगह फिक्स कर लेते हैं किसी चीज़ पे और ऊपर वाले हिस्से को घुमाते हैं, तो आपको किसी पाइप में फिक्स करने के लिए इसकी मोशन को आसान करने के लिए नीचे अंदर बॉल्स लगा दी हैं ताकि वो आसानी से घूम सके। अगर ये सरफेस और ये सरफेस आपस में घुमाई जाएगी तो ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर इसके अंदर बॉल्स डाल के घुमाया है, बॉल बेयरिंग बना दिया है, तो ये ईजी हो जाएगा। यही बॉल बेयरिंग इन व्हील्स में यूज़ होता है। बॉल बेयरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू अ रोलिंग फ्रिक्शन, यानी जो उसकी स्लाइडिंग धक्का दे के एक जगह एक पुशिंग जो उसकी होनी है उसको वो रोल कर देता है और वो इजी हो जाता है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड अराउंड एन एक्सल, सो द फ्रिक्शन ऑफ द व्हील बिकम ईजियर। और इस तरह व्हील की जो फ्रिक्शन है, जो उसके अंदर रगड़ है, वो कम हो जाती है। अच्छा जी, अब आपके पास इसके 5 मेथड हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के। पहला आप सरफेस पॉलिश करते हैं, दूसरा आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, तीसरा आप रोलर्स यानी पहिए यूज़ कर लेते हैं और व्हील्स यूज़ कर लेते हैं और रोलर यूज़ कर लेते हैं, तीसरा आपने डबल कर लिया, बॉल बेयरिंग यूज़ कर लिया व्हील्स में भी और वैसे भी। ये एक आपने इसमें ज़्यादा वो स्मूथनेस दे दी। लेकिन अब हम एक और देख रहे हैं कि शेप से भी हम इसको अपनी इन चीज़ों को रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। स्टीम लाइनिंग द बॉडीज, cyclists use very narrow and hard tires in their bicycles to reduce friction. इनके टायर पतले से होते हैं, बारीक से होते हैं और हार्ड होते हैं ताकि वो रोड की जो फ्रिक्शन है उसको आसानी से ओवरकम कर सकें। दे वेयर टाइट ड्रेस, वो टाइट ड्रेस पहनते हैं, एंड बेंड देयर बॉडीज टू गिव देमसेल्फ अ स्ट्रीमलाइन शेप, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करके झुक के बैठते हैं ताकि साइकिल के साथ उनकी एक स्ट्रीमलाइन शेप बन जाए। विच मूव्स थ्रू द एयर इजीली, यानी एक जैसे आप ये समझे कि जैसे तीर है, जब आप तीर चलाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हवा काटता हुआ आगे जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इसी तरह साइकिलिस्ट पतले साइकिल के साथ अपने जिस्म पे कपड़े तंग इसलिए पहनता है कि एयर रेजिस्टेंस से उसके कपड़े उसको पीछे को धक्का ना दें और हवा ना भरे जिस्म में, और वो अपने जिस्म को नीचे को झुका के साइकिल के साथ स्ट्रीमलाइन बॉडी बना के तेज़ी से मूव कर सकें। दिस शेप faces minimum air frictions when moving. For example, sports cars are always streamlined so they can move fast. Similarly, the swimmers also acquired streamlined shape to reduce the water friction. ये देखिए, ये स्विमर है, इसने भी स्ट्रीमलाइन शेप बनाई है ताकि वो वाटर रेजिस्टेंस को कम कर सकें। Similarly, the swimmers also acquire streamlined shape to reduce the water friction. Aeroplanes, ships and boats have streamlined shape and they face less friction to move. ये देखिए बोट, इसकी भी streamlined friction शेप है और इसको वो मूव कर रहा है पैडल्स के साथ, पैडलिंग कर रहा है इसके अंदर, और वो आराम से कश्ती आगे बढ़ रही है। यानी हमारी 5 चीज़ें हो गई: पॉलिशिंग द सरफेस, using lubricants, using rollers and wheels, using ball bearings और streamline bodies। ये 5 चीज़ें हैं जो हमारी फ्रिक्शन को कम करती हैं।
अब हम यहाँ पे जो एक पैराग्राफ देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए है हमारी और बड़ा इम्पॉर्टेंट है. यूजिंग द मूवमेंट ऑन द आइस, यूजिंग द आइस स्केट. ये देखें आइस स्केटिंग हो रही है. द मेटल ब्लेड्स, ये इन्होंने जो जूते पहने हुए ये ब्लेड्स कहलाते हैं. एट द बॉटम ऑफ द शूज़ ग्लाइड विद वेरी लिटिल फ्रिक्शन. ये बहुत कम फ्रिक्शन से इसके ऊपर चल रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ द आइस. इसीलिए ये इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि उसने कैसे इन ब्लेड्स के साथ आइस पे चलना है. एजेस ऑफ द ब्लेड्स dig into the ice and increases the friction which helps skaters to control their movement. वो थोड़ा सा अंदर पुश हो जाते हैं और हेल्प करते हैं स्केटर्स को मूव करने के लिए. इसी तरह पैराशूट. पैराशूटिस्ट यूज एयर फ्रिक्शन टू स्लो डाउन देयर फॉल. अगर किसी आदमी को आप जहाज से डायरेक्ट ऊपर से नीचे फेंकें तो वो अपने आप को इस शेप में भी नहीं ला सकता, इतनी तेज़ी से रोल डाउन होता है कि वो अपने आप को बचा सके. जो पैराशूट है वो नीचे से हवा भर लेता है और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो हवा काम करके उसको ऊपर पुश करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे को खींचती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी मदद से वो हमारा पैराशूटिस्ट जो है आराम आराम से नीचे आता है. देयर वेट एंड एयर फ्रिक्शन which are opposite in direction balance each other. This makes their landing safe. ये चीज़ उनके नीचे उतरने की लैंडिंग को सेफ बनाती है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्थ. यानी जो हमें ज़मीन के सेंटर की तरफ चीज़ खींचती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तमाम चीज़ें जो आप देखते हैं, जैसे दरख्त के ऊपर जो फल लगता है अगर वो टूट जाए तो नीचे की तरफ गिरता है. जैसे मैं आपको स्टार्ट में एक पत्ते की मिसाल दे रही थी कि अगर उसको आप ऊपर से फेंकें जितनी मर्जी फ्रिक्शनल फोर्सेस हों आफ्टर ऑल वो नीचे की तरफ ही गिरता है. ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसी तरह आप बॉल ऊपर को फेंकेंगे तो वो वापस नीचे को आएगी, ये नहीं कि स्पेस में निकल जाएगी. ये सिर्फ किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ पे और है, मून पे और है. आप देखिए मून पे जब लोग गए थे तो आपने देखा कि वो मून में एक जगह ज़मीन पर उनसे रुका नहीं जाता, वो थोड़ा सा लाइट वेट हो जाते हैं और थोड़ा हवा में उड़ते हैं. इट मीन्स वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है. 10 टाइम्स हमारी अर्थ से 6 टाइम्स हमारी अर्थ से यानी 6 गुना कम है. हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स 6 गुना ज़्यादा है. यानी अगर हम चाँद पे चले जाएंगे तो हमारा जो वज़न है वो हमारे यहाँ के वज़न से 6 टाइम्स लेस हो जाएगा. जब हम चाँद से वापस आएंगे तो हमारा वज़न 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी वॉल्यूम है इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी हमारे वेट को बढ़ाती है, वेट का बाइस बनती है. We know that when a ball throw upward, it comes back to the earth. It is easy to go down stairs. ये आसान है कि आप सीढ़ियाँ उतरें as compared to moving upstairs. बजाय इसके कि आप ऊपर को जाएं, यानी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाती हैं तो आप ऊपर चढ़ते हैं. A cricket ball thrown upward, जब बॉलर बॉल करवाता है उसको ऊपर फेंकता है, but it comes downward, लेकिन वो नीचे आ जाती है, आपके बैट पे पहुंच जाती है. सिमिलरली एन एप्पल और एन ऑरेंज फ्रॉम द ट्री ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड. व्हाई डज एवरीथिंग फॉल्स डाउन? क्यों हर चीज़ नीचे को गिरती है? एक्चुअली अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इस चीज़ की ताकत को, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. विद विच अर्थ attracts something towards its center is called gravitational force. Gravitational force not only exists between the earth and the other objects. सिर्फ ज़मीन और दूसरी चीज़ों के दरमियान नहीं है, but also exists between the all objects around us. तमाम चीज़ों के दरमियान होती है ये. It is a pulling force. खींचने की जो ताकत है. इट डिपेंड्स, क्योंकि तमाम ये आप जब नेक्स्ट आगे इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा तमाम चीज़ें हमारी एटम से बनी हैं और एटम
जितने भी हैं उनके अंदर एक दूसरे को खींचने के लिए एक पावर्स होती हैं, और वही जब उसको आप जब बढ़ाते जाते हैं तो इस तमाम टॉपिक को, तो तमाम चीज़ों में कुछ ना कुछ फोर्स होती है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है चीज़ों के मैस पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उनके सेंटर के फासले पे। द ग्रेटर द mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्मॉलर विल बी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, यानी डिस्टेंस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करेगा, और जो मैस, अगर ज़्यादा मैस है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर बढ़ाएगी, और कम मैस वाली चीज़ों की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड, इट कैन ईजीली बी ऑब्जर्व्ड। अब देखिए हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ईजीली बी ऑब्जर्व्ड विद द मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज द सन, द अर्थ एंड द प्लैनेट्स। आपका जो सन है वो सेंटर है, और अपने सेंटर में वो खुद ब खुद रिवॉल्व कर रहा है, पता है ना ये बात तो सबको, कि वो अपने सेंटर में खुद ब खुद आपका सन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, और ज़मीन जो है उसके गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, क्योंकि वो ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसी तरह ज़मीन, इसी वजह से ज़मीन जो है उसके एक ख़ास मदार में चक्कर लगा रही है, इतनी ही फोर्स से वो उसको खींच रहा है कि वो एक ख़ास सर्कल में रहता है। और जो इससे पहले वाले ऑर्बिट्स हैं, इट मीन्स कि उसके अंदर फोर्स, उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स उनके वॉल्यूम की वजह से, उनके मैस की वजह से, और उनके डिस्टेंस की वजह से, और कुछ उनके ऊपर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका डिस्टेंस कम है और वो ज़रा करीब चक्कर लगा रहे, और जो दूर प्लैनेट होते जाते हैं वो इसी तरह दूर होते जाते हैं। और यही वजह है कि ये सारी कायनात आपस में टकरा के कोलैप्स नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक ख़ास डिस्टेंस से, एक मुस्तकिल मिजाजी से एक ख़ास सर्कल में चल रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ एंड द प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ जो है उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है, वो हमें क्या फ़ायदा दे रही है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट होल्ड्स अस ऑन द सरफेस। हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर हैं, ये देखिए ये लोग खड़े हैं ना, हम ज़मीन के कोर में नहीं हैं, अंदर नहीं हैं, हम ज़मीन के आउटर लेयर पे हैं अर्थ के। तो हम जो ऊपर हैं ज़मीन के ऑफ द अर्थ, एंड स्टॉप्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है विच स्टॉप्स अस फ्लोटिंग अवे इनटू द स्पेस। हम यहाँ से उड़ के स्पेस में नहीं चले जाते, अगर ऐसा होता तो हम ख़त्म हो जाते। जाहिर है जो चीज़ें ऐसे स्पेस में चली जाती हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और ये चाँद को ज़मीन के गिर्द, चाँद के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन से 6 गुना कम है, इसलिए चाँद को ज़मीन ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने इर्द गिर्द, अपने मदार में, अपने एक ऑर्बिट में रखा हुआ है, जिससे चाँद हमारे इर्द गिर्द मूव कर रहा है। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक तो इसने मून को रखा हुआ है, दूसरे हमें सरफेस पे टिकाया हुआ है, और तीसरे मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ, बारिश होती है, आसमान पे जो कतरे नीचे की तरफ को आते हैं, मेक्स द रिवर फ्लो डाउन स्ट्रीम्स, रिवर्स जो हैं वो निचली तरफ नदियों में बह के आ जाते हैं, ये रिवर्स बह के नीचे को आ रहे हैं, ये बारिश हो रही है। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अबाउट 6 times लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ये आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डू यू नो। अच्छा, ये तो अब हमने देखा। अब हम, क्योंकि चैप्टर हमारा है द फोर्स एंड मशीन, अब हम देखेंगे कि मशीन क्या चीज़ है। लीवर इज़ ए सिंपल मशीन। जो सबसे सिंपल मशीन है जिसे हम कहते हैं वो लीवर है। लीवर क्या है? लीवर में एक्चुअली एक सेंटर पॉइंट होता है, एक वो साइड होती है जिस पे हम
थोड़ी सी आपकी एनर्जी लगाते हैं, और एक वो जगह होती है जहाँ पे हम, जिसके नतीजे में वहाँ पे कोई काम होके यानी वर्क डन होता है। तो जैसे ही हमने कहा था कि कील हम जब ठोकते हैं लकड़ी में तो हम हथौड़ी से, हैमर से उसको लगाते हैं। जिधर से हम हैंडल पकड़ते हैं वहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे होते हैं। जहाँ पर हम वो काम कर रहे होते हैं वहाँ, मतलब जिस जगह काम होता है उस जगह पे उसका लोड होता है, उसने पुश करना होता है। और उसकी सेंटर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ उसका फिलक्रम होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं लीवर में: लोड, फिलक्रम और फोर्स, एनर्जी। यानी एक जगह हम एनर्जी लगा रहे हैं, एक उसका सेंटर पॉइंट है जिसको हम, जैसे आपका सीसॉ है, सीसॉ पे एक बच्चा एक तरफ बैठ जाता है, एक बच्चा एक तरफ बैठ जाता है। जो बच्चा ज़्यादा फोर्स लगाता है दूसरा बच्चा ऊपर चला जाता है, और वो जो सेंटर पॉइंट है जिस पे वो घूम रही है जगह, वो उसका फिलक्रम है। ठीक है, ये भी एक लिवर है। अब हम पढ़ेंगे लिवर है क्या चीज़। लीवर, अब लीवर इसको बोलते हैं, लिवर जो है वो जिगर को कहते हैं लीवर। थोड़ा सा लीवर, a lever is a simple machine which turns about a fixed point. ये लीवर की डेफिनेशन है। लीवर इज अ सिंपल मशीन विच टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट पे लीवर मूव करता है। जैसे आपका चिमटा है, आपका चिमटा जो है उसके एक जो आप उसको यूज़ करते हैं किचन में, तो उसके जो एंड का सिरा होता है, एक तरफ से तो आप स्लाइस पकड़ते हैं या कोई भी चीज़ जो आप पकड़ते हैं वो तो आपका लोड वाली साइड होगी। जो एंड का सिरा है जहाँ से पेयर ऑफ टोंग्स जो हैं आपके जुड़े हुए होते हैं, 2 लोहे की पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, वो आपका फोर्स की जगह होती है जहाँ पे लिवर का फिलक्रम होता है। सॉरी, उसको हम फिलक्रम बोलते हैं। और हम एनर्जी कहाँ लगाते हैं? मोस्टली हम उसको सेंटर से पकड़ते हैं और वहाँ हम एनर्जी देते हैं, और हमारा फिलक्रम जो है वो एंड पे चला जाता है। एनर्जी हम दरमियान में लगाते हैं, और हमारा जो लोड है वो फ्रंट पर होता है, जिससे हम रोटी या स्लाइस या डबल रोटी उठाते हैं। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे जो लीवर है उसके डिफरेंट शेप्स हैं, और इसी तरह हम उसको 3 मुख्तलिफ किस्मों में डिवाइड कर लेते हैं। इट टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। सबसे अहम बात आपने ये याद रखनी है कि ये एक फिक्स पॉइंट है जिस पे ये टर्न करता है और लिफ्ट्स द लोड एट द अदर एंड। ये देखिए, ये आपका एक डब्बा है जिसका ढकना खोलने के लिए उसके अंदर एक रॉड डाली गई है। उसके इस जगह पर जहाँ पे उसको फंसाया गया है, यहाँ पर उसको लोड से उठाना है, यहाँ लोड डालना है। तो ये जो जगह है जहाँ हाथ है, यहाँ पे कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। ये एफर्ट आर्म है, और यहाँ इसका सेंटर में ये जगह जो है, यहाँ पे इसका फिलक्रम है जिसके ऊपर इसने मूव करना है। यानी इसने इसके ऊपर मूव करके हमने थोड़ी सी पावर लगानी है तो इसका ये बाहर आ जाना है। लीवर इसलिए होता है कि कम पावर से बड़ा काम, हमें कम पावर लगाकर मशीन के ज़रिए हम एक बड़ा काम कर सकें। The fixed point about which a lever turns is called fulcrum. ठीक है? The force which is applied on the lever is called effort. कोशिश के इस नाम से याद रखिएगा। यानी आप जब इसको पकड़ रहे हैं तो यहाँ आप एफर्ट इस सिरे पे लगा रहे हैं। जहाँ से आप चीज़ को पकड़ के काम करते हैं, आप एफर्ट वहीं पे लगाते हैं ना। और जिस जगह पे काम होता है, लोड वहाँ पे होता है। उसके सेंटर में या थोड़ा सा लोड की साइड पर या थोड़ा सा एफर्ट की साइड पर उसका फिलक्रम होता है, हो सकता है। ये देखिए, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द लीवर इज कॉल्ड एफर्ट, एंड द वेट विच इज लिफ्टेड इज कॉल्ड लोड। सीजर्स, कैंची, प्लायर, प्लास, क्लॉ हैमर, कील उखाड़ने वाला हैमर या दूसरा हैमर पकड़ने वाला, डोर एंड स्टेपलर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर। ये सब लीवर की एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर्स बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द फिलक्रम। किस पे बेस करते हैं? फिलक्रम की पोजीशन पे इसको 3 किस्मों में डाला गया है। फिलक्रम
एफर्ट एंड लोड, यानी जब फिल्क्रम एफर्ट और लोड के पॉइंट चेंज होते हैं तो हमारे टाइप ऑफ लीवर चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कौन सा है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर वो होता है जिसके अंदर आपका फिल्क्रम सेंटर में होता है, एक सिरे से लोड का काम लिया जाता है और दूसरे सिरे पे एफर्ट लगाई जाती है, जैसे आप लिड ओपनर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर है, फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। द फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर, द फिल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड के दरमियान में फिल्क्रम होते हैं। In this case, the effort arm, which is the distance between the effort and the fulcrum, is long. Effort और fulcrum का ये जो बाजू है ये लंबा होता है, ठीक है। By a longer effort arm, greater force will be, क्योंकि ये जब लंबा होगा तो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो सकेगी। अगर आप इसको फिल्क्रम को यहाँ ले आएंगे और ये आप बाजू लंबा हो जाएगा तो आप जो फोर्स पुश करेंगे उसके नतीजे में जो ये लोड है इस पर कम फोर्स लगेगी। लेकिन फिल्क्रम और आपका एफर्ट आर्म अगर लंबा होगा तो जब आप यहाँ फोर्स पुश करेंगे तो आपकी फोर्स कम लगेगी। इसकी आसान सी मिसाल मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने दरवाजे को, जो आपका रूम का डोर है, उस जगह से पुश करें जहाँ पे के दरवाजे का एज है, जिस जगह दरवाजे ने बंद होना है, तो आपकी पावर कम लगेगी। अगर आप दरवाजे को पुश वहाँ से जाके करें जिस तरफ उसके कब्जे लगे हुए हैं तो आपकी पावर ज़्यादा लगेगी और दरवाज़ा बहुत मुश्किल से बंद होगा। या आप सेंटर से जो आप उसके एज की तरफ आते जाएंगे दरवाज़ा आसानी से बंद होगा। इसीलिए जितना लंबा एफर्ट आर्म होगा उतना ही फोर्स आपको कम लगाकर ज़्यादा काम कर सकेंगे। अच्छा जी, द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड द फिल्क्रम इज शॉर्ट, बाय द लॉन्गर एफर्ट आर्म ग्रेटर फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। सीजर्स, कैंची की देखिए, सीजर्स आप यहाँ एफर्ट लगाते हैं, हाँ यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं, ये आपका पॉइंट है जिसपे वो हम कहते हैं इट इज़ अ सिंपल मशीन विच टर्न्स ऑन अ फिक्स पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जिसपे वो फिक्स पॉइंट पे टर्न करती है, ये फिल्क्रम कहलाता है। और यहाँ से ये कपड़े कट करती है तो ये इसका लोड आर्म है, ठीक है। इसी तरह प्लायर है, आप यहाँ से पकड़ के इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पेच लगा होता है, ये इसका फिल्क्रम पॉइंट है, और यहाँ पे आप नट्स तोड़ें या कोई कील निकालें, ये इसका लोड पॉइंट है। हैमर, क्लॉ हैमर, इसका भी ये आपका एफर्ट आर्म है, ठीक। ये इस जगह से आप कील उखेड़ते हैं, ये कील उखाड़ने वाला हैमर शो किया, तो यहाँ आपका ये है, ये फिल्क्रम है जहाँ ये ठोका हुआ है, और ये आपका लोड है। अगर आप कील ठोक रहे हैं तो आपका लोड इधर चला जाएगा, अगर आप कील उखाड़ रहे हैं तो अगले सिरे पे आ जाएगा आपका ये। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ आपका लीवर है जिसके अंदर आपका फिल्क्रम सेंटर में दरमियान में होता है, एफर्ट एंड लोड के सेंटर में फिल्क्रम हो, तो इस किस्म के लीवर को हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। अब हम देख रहे हैं हमारा सेकंड काइंड ऑफ लीवर क्या है। इन द सेकंड काइंड ऑफ लीवर द लोड इज बिटवीन द फिल्क्रम एंड द एफर्ट। अब इसमें लोड दरमियान में आ गया, ठीक। जैसे बॉटल ओपनर, आप इस सिरे पे लगा के बॉटल खोलते हैं, आपका उसका फिल्क्रम ये जगह है, इस पे वो मूव करता है, यहाँ आप एफर्ट लगाते हैं। इसी तरह ये देखिए नट क्रैकर, यहाँ पे इसका पेच जुड़ा होता है, इसको यहाँ से खोला जाता है ऊपर को करके, यहाँ नट रखा जाता है, फिर इसको दबाया जाता है, तो ये इसका फिल्क्रम होता है, ये इसका लोड होता है, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं। इसी तरह ये आप देखते हैं जो मज़दूर यूज़ करते हैं सामान लाने ले जाने के लिए, व्हील बैरो, इसके अंदर सेंटर में लोड होता है, यहाँ पे ये फिल्क्रम है जिस पे ये मूव करता है, और उसने यहाँ से पकड़ा होता है, ये इसका एफर्ट पॉइंट होता है। यानी इन द सेकेंड काइंड ऑफ लिवर द लोड इज बिटवीन द फिल्क्रम एंड द एफर्ट, लोड इज बिटवीन द फिल्क्रम एंड द एफर्ट।
bottle opener, wheelbarrow, nutcracker, paper cutter and doors. दरवाज़ा का एक साइड पर सिर्फ आपका वो होता है और दरमियान में उसका पूरा लोड होता है और आप फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अगले जहाँ हैंडल लगा होता है अगले सिरे पे. सेकेंड काइंड ऑफ लिवर फिग 1.6. अब हमारा एक लिवर रह गया है, सिंपल है, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना. ये है थर्ड काइंड ऑफ लिवर. इसमें जो फेल्क्रम है वो साइड पे चला जाता है. लोड और फेल्क्रम के दरमियान में एफर्ट आती है. इसमें एफर्ट सेंटर में आ जाती है थर्ड काइंड में. ब्रूम आपका झाड़ू, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा होता है, एफर्ट लग रही होती है, यहाँ से पकड़ के आप झाड़ू देते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं, यहाँ से झाड़ू को, और यहाँ इसका क्या होता है, लोड होता है. ये इसका फेल्क्रम है. आप झाड़ू हमेशा इस सिरे से नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते. इसी तरह बाजू है, आपने हाथ में लोड उठाया है, ये वाला मसल आपका एफर्ट करेगा और ये आपका क्या है, फेल्क्रम है. चिमटा देखिए, पेयर ऑफ टोंग्स, आपका ये फेल्क्रम है, यहाँ से आप पकड़ के इसको यूज़ करते हैं और यहाँ आपका लोड होता है. तो इस तरह हमारे पास तीन तरह के लीवर्स आ गए. लीवर इज़ अ सिंपल मशीन विच रोटेट्स अबाउट द फिक्स पॉइंट. एक हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर वो है जिसमें आपका फेल्क्रम सेंटर में है और एक तरफ आप एफर्ट करते हैं, एक तरफ लोड लगाते हैं, लोड आता है. और दूसरी काइंड का लिवर वो है जिसमें सेंटर में लोड आ जाता है और फेल्क्रम एक साइड पे चला जाता है और एफर्ट दूसरी साइड पर चली जाती है. थर्ड काइंड में आपका जो फेल्क्रम है वो बिल्कुल एक एंड पे चला जाता है, एफर्ट दरमियान में आ जाती है और लोड जो है उसका दूसरे एंड पे चला जाता है. बहुत सिंपल है, इसको आराम से करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और ये मुश्किल नहीं है. पेयर ऑफ टोंग्स और forceps, brooms and human arms. forceps वो जिसको कहते हैं मोचना या क्या प्लायर टाइप चीज़. फॉर द एग्जाम्पल्स, थर्ड काइंड ऑफ लिवर, ये चीज़ें हैं थर्ड काइंड ऑफ लिवर की एग्जाम्पल्स. साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. Today is the age of machine. Wheel was the first invention which initiated a revolution in the technology and man's life. Think about the task which we do using simple machine like wedge, bottle opener. wedge होता है जिसको दरमियान में रख के हम लकड़ी काटते हैं. एक तरफ से मोटा होता है जिस पे हथौड़ी मारते हैं और एक तरफ बिल्कुल बारीक होता है जो लकड़ी के ऊपर रख के उसको काटा जाता है. बॉटल ओपनर, सीजर्स, प्लायर्स, स्टेपलर, फिशिंग रॉड. और कैन वी डू द सेम टास्क इजीली with preciously without using machines. लेसन कंप्लीट हो गया. इसके बाद अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें कि हमने पूरे लेसन में क्या पढ़ा है. द फोर्स विच शोज डाउन एंड स्टॉप द थिंग मूविंग कॉल्ड फ्रिक्शन. सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या है, वो फोर्स जो चीज़ों को रोकती है. The force of attraction between any two objects is called gravitational force. दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स है और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. फिर हमने पढ़ा लीवर इज़ द सिंपल मशीन विच टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट. लीवर की डेफिनेशन है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर्स बेस्ड ऑन relative positions of load, एफर्ट एंड फिल्क्रम. इनके जगह तब्दील होने से काइंड चेंज हो जाती है. सिजर्स, प्लायर्स एंड क्लॉज, हैमर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर्स. बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील बोरो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर्स. ब्रूम, फिशिंग रॉड and human arm are the third kind of levers.
ये हो गया। ये आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, की पॉइंट्स लर्न कर लेंगे अच्छी तरह, तो आपको ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपने अगर लेसन समझा हुआ है तो आपका सारा लेसन आपके माइंड में यूँ घूम जाएगा कि हमने लेसन में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। नाउ द एक्सरसाइज, encircle the correct option. Friction produces, friction क्या प्रोड्यूस करती है? रफनेस. Which of the following is not way to reduce friction? इसमें से कौन सी चीज़ फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करती? Increase roughness of the surface. अगर हम सरफेस की रफनेस बढ़ाएं तो जाहिर है ये उसकी फ्रिक्शन को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी. इसका आंसर सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन? इसमें से कौन सी चीज़ सिंपल मशीन नहीं है? जो लीवर नहीं है वो सिंपल मशीन है. लीवर इज अ सिंपल मशीन. बाइसिकल, स्क्रू ड्राइवर, व्हील, वेज. बाइसिकल सिंपल मशीन नहीं है. सिंपल मशीन इज अ टूल दैट मेक द वर्क ईजियर. ठीक है. द पॉइंट अबाउट विच लीवर टर्न्स इज कॉल्ड, जिसके ऊपर लीवर घूमता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फिल्क्रम. व्हील बोरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लीवर ऑफ सेकेंड काइंड. जिसका लोड सेंटर में है वो सेकेंड काइंड है. यह आपकी आसानी के लिए बता दूं, जिसमें भी लोड सेंटर में है वो आपका सेकेंड काइंड है. Which of the following is an example of second kind of lever? Bottle opener. सीजर्स का एक एंड पर है, प्लायर का एंड पर है, फिशिंग रॉड का भी एक एंड पर है जहाँ पर आप लगाते हैं फोर्स. अच्छा जी. क्लासिफाई द काइंड ऑफ लीवर. अब आपने इसमें काइंड ऑफ लीवर देखनी है. फिशिंग रॉड थर्ड काइंड, ह्यूमन आर्म थर्ड काइंड, फॉडर मशीन थर्ड काइंड, बॉटल ओपनर सेकेंड काइंड, स्टेपलर सेकेंड काइंड, हैंड पंप. हैंड पंप में फिल्क्रम कहाँ चला गया है? सेंटर में चला गया है, इस जगह पे. ये इसका फिल्क्रम है. यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे आप उसका काम निकाल रहे हैं. ये फर्स्ट काइंड में. क्लॉ हैमर ये भी फर्स्ट काइंड, शॉवल ये थर्ड काइंड. ठीक है. अच्छा, अब आपने डेफिनेशंस लिखनी है. डिफाइन फ्रिक्शन और लिवर. फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. Lever. A lever is a simple machine which turns about a fixed point. जो अपने फिक्स पॉइंट पे मूव करता है. What are the causes of friction? फ्रिक्शन की कौन कौन सी वजूहात होती हैं आपने अब ये बताना है. इसमें बहुत सी वजूहात हैं. जब फ्रिक्शन उस वक्त होती है जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट करती हैं. व्हेन टू बॉडीज़ कांटेक्ट विद ईच अदर इट प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन. रफनेस ऑफ द सरफेस जब हो वो. और नो सरफेस, एक सबसे बड़ी बात, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. अच्छा, सम डैमेज मटेरियल जो हमने उसमें पढ़ा था, सम डैमेज मटेरियल अंडर प्रेशर causes friction. Moving objects on glass or even on water face the friction of water and face the friction of glass. अच्छा जी. water resistance slow down the movement of ship, and air force resistance slow down the movement of aeroplane. Number 5.6 suggest some methods to reduce friction. ये बहुत ईजी है. आपके उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने के 4 से 5
मेथड दिए हुए हैं वही इसका आंसर है, यही आप इसके आंसर में लिखेंगे जो हमने डिस्कस किए थे। पेज नंबर 61 पे पॉलिशिंग सरफेस, यूजिंग लुब्रिकेंट, यूजिंग रोलर और व्हील्स, यूजिंग बॉल बेयरिंग और स्टीम लाइनिंग ऑफ द बॉडीज़, ये इसके 5 हैं। इनकी छोटी छोटी डेट आप तफसील लिखेंगे तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। व्हाट डू साइकिलिस्ट डू एंड स्विमर्स डू टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये भी आपका इनडायरेक्ट सारा आंसर उसमें लिखा हुआ है कि साइकिलिस्ट और वो क्या करते हैं अपनी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आपकी बुक में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। 5.7 साइकिलिस्ट यूज्ड वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स एंड दे यूज़ टाइट फिट सूट्स टू एंड मेक देयर बॉडी according to their cycle to reduce the friction। उसके बाद है आपका स्विमर्स क्या करते हैं। स्विमर्स भी टाइट सूट पहनते हैं और अपनी बॉडी की शेप ऐसी बना लेते हैं जिससे कि उसको कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। द शेप फेसेस मिनिमम एयर फ्रिक्शन इन मूविंग। उसके बाद हमारा आ गया 5.8 why does it become dangerous to walk on wet or polished smooth surface due to less friction? We have less grip on these things so we can fall down. It is dangerous to walk on wet and smooth floor. Describe how lever make work easier by giving example of its using for everyday life। बहुत easy है। A lever is a simple machine. It makes work easier. There are many common examples such as scissors, pliers, broom used in our daily life। ये आपका इसका सिंपल सा आंसर है। लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।